शासन की मांगों पर हुई चर्चा में भाग लिया और अपने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। सभी माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों का जवाब विधानसभा सचिवालय को प्रेषित कर दिए गए हैं, जो शीघ्र ही आप तक प्रेषित कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों के जवाब हमने विधानसभा सचिवालय को प्रेषित कर दिए। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। जवाब से पहले आइए आपके पास। अध्यक्ष महोदय, ये पवित्र सदन लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है, जो प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए विधि विधान बनाती है। जनता के सपनों को साकार करने और योजनाओं के पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन का दायित्व भी सभी जनप्रतिनिधियों का होता है। अब हम उसका कितना निर्वहन कर पाते हैं, ये हमें अपनी अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की बहस के शुरुआत में एक माननीय वरिष्ठ सदस्य ने सदन को बताया कि मैंने जमीन के मुआवजे के लिए जो आदेश जारी किए हैं, वो उनके द्वारा पूर्व में जारी किए गए 3 आदेशों का मिलान करके जारी कर दिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने जो आदेश जारी किया है, उसमें और उनके आदेश में जो अंतर था, उसमें जो गलियां थी, हमने उन गलियों को बंद किया है। बारह जुलाई 2024 को जो आदेश जारी किया गया, उसमें सबसे मुख्य बात समतुल्यता का आधार है। डीएलसी दर रखा गया है। डीएलसी दर एक जोन में अनेक हो सकती हैं, जैसे 30 फीट रोड पर अलग डीएलसी है, 60 फीट रोड पर अलग डीएलसी है, 80 फीट रोड पर अलग डीएलसी है, 100 फीट रोड पर अलग है, 200 फीट रोड पर अलग है। और आरक्षित दर एक जोन की एक होती है। और अब तक जमीन के बदले जमीन में जो सबसे बड़ा सुराग था, वो यही था। इस सुराग को अब हमने बंद कर दिया है। अब कोई भी जमीन के बदले जमीन में नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। उसकी जितने मूल्य डीएलसी की जमीन गई है, उतने मूल्य की जमीन ही वो प्राप्त कर पाने का अधिकारी बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक निवेदन था कि पट्टों के और दूसरे मामलों में बड़ा असमंजस चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गत शासनकाल का आधा समय प्रशासन शहरों के संग चला है, और मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी अंतरात्मा को जागृत कर, जब भी अपने किसी नगरीय क्षेत्र के नगरपालिका क्षेत्र में जाएं, कम से कम 20-30 जिन लोगों ने पट्टे लिए हैं, उनसे ये पूछ लें कि 501 रुपये में मिला या 5000 या 50,000 में मिला। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं। और जब ये जानकारी करके आप मुझे बताएंगे और उसके बाद आप सुझाव देंगे कि किस प्रकार पारदर्शी तरीके से आम व्यक्ति को भी लाभ हो, नगरपालिका नगर परिषद के उसको चक्कर भी नहीं लगाने पड़े, और नगरपालिका नगर परिषदों का नुकसान भी नहीं हो, उसके बारे में मेरे दिमाग में जो योजना है, उस योजना में मैं आपके सुझावों को शामिल करते हुए एक ऐसी पारदर्शी योजना जारी करने की
पहल करूंगा कि जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 30 दिन में या तो उसे घर बैठे पट्टा मिलेगा या उसको कोई निरस्त होगा, उसका सह कार्ड विवरण उसको प्राप्त होगा। आपके आवेदन में, ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई कमी खामी होगी तो उस नगरीय निकाय की ये जिम्मेदारी होगी कि वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके आवेदन की जांच करके उसमें जितनी कमी खामी है एक बार आपको सूचित करेगा कि इस कमी खामी को पूरा कर दे। दूसरी बार उनको मौका नहीं मिलेगा कि आपके आवेदन में ये कमी खामी रहेगी। और अगर किसी ने गलत तरीके से निरस्त कर दिया, उसके लिए नगर निकाय से इतर प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर की एक कमेटी बनाऊंगा जिसमें व्यक्ति को अपील करने का अधिकार होगा। और अगर अपील में यह पाया गया कि उसका आवेदन गलत तरीके से निरस्त किया गया है तो जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। तीसरा, और बोलो, आपने लगभग सभी सदस्यों का मत था कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए और जो लोग काम करते हैं उनको उसमें वरीयता मिलनी चाहिए। हम खुद इसी विचारधारा के हैं। और जो पहला सफाई कर्मी भर्ती नियम बना था उसमें नगर निकाय के 2 साल के कार्यानुभव का प्रावधान था। अब कब किसकी सरकार ने किया, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा ना। 2 साल से अनुभव को 1 साल किया गया ना, और 1 साल करने के बाद उसमें निजी संस्थाओं द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र को भी शामिल करने का संशोधन किया गया और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया दूषित हो गई। अब मैं आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आपके दिमाग में जो भी सुझाव हैं बेहिचक आप सुझाव दीजिए। आपके सुझावों पर गंभीरता से विचार करके हम एक ऐसी पारदर्शी सफाई कर्मी भर्ती नियम बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु करने का आधार नहीं मिले। मैं सिर्फ सकारात्मक सुधार स्वीकार करूंगा। ये अगर खुरापाती है तो मैं डबल खुरापाती हूं। मेरा एक वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, देख लेना कभी भी। मैं एक माननीय सदस्य की शिकायत थी कि नगर पालिकाओं की मीटिंग के नोटिस जनप्रतिनिधियों को जारी नहीं किए जाते हैं। 7 दिन की जगह 3 दिन में मीटिंग का नोटिस जारी करके मीटिंग बुला ली जाती है। कुछ माननीय सदस्यों का ये भी शिकायत थी कि बहुत सी नगर पालिका नगर परिषदों की मीटिंग साल भर में एक बार भी नहीं हुई। मैं इस बारे में भी, मेरे दिमाग में जो है वो तो मैं सोच ही रहा हूं, लेकिन आपसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरे विभाग से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं उनमें आपको कोई कमी खामी लगती है, उन कमी खामियों को दूर करने के सुझाव दें ताकि हम उन नियम कानूनों को संशोधित करके उनको इस प्रकार बना सकें कि किसी भी जनप्रतिनिधि को ये शिकायत करने का मौका नहीं मिले और किसी भी अधिकारी को उन नियम कानूनों की अवहेलना करने का अवसर नहीं मिले। साथ ही कुछ माननीय सदस्यों ने नगरीय विकास विभाग में टाउनशिप पॉलिसी और दूसरे मामलों में बात की है। हम बहुत सी पॉलिसियां बदल रहे हैं। सब बता रहा हूं मालिक, सुनो तो सही तो मेरी बात। तो उसमें भी नगर निकाय की जितनी पॉलिसियां हम बदलने जा रहे हैं, हमने जनता के सुझाव आमंत्रित कर रखे हैं और आज
इस सदन में खड़ा होकर मैं आप सभी से भी अपेक्षा करूंगा कि हमारी जितनी भी पॉलिसियां हैं उनमें आपको जो भी कोई कमी खामी लगती है, कोई सुधार की गुंजाइश लगती है, आप अपने सकारात्मक सुझाव दें ताकि उन पॉलिसियों को अंतिम रूप देने से पहले मैं जनप्रतिनिधियों और माननीय सदन के सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझावों को शामिल करके और एक ऐसी पॉलिसी निर्माण कर सकें जिसमें किसी को भी आपत्ति करने का अवसर प्राप्त नहीं हो। कार्मिकों की कमी है। एक भर्ती 2023 में हुई थी, पेपर चोरी सामूहिक नकल के मामले में एसीबी में मामला पेंडिंग है। अब हमने तो उनसे अनुरोध किया है कि या तो आप इसको ये कहो कि गड़बड़ हुई है तो इस भर्ती को निरस्त करके हम नए सिरे से भर्ती का प्रयास करें, या इसमें कमी खामी नहीं है तो क्लीन चिट दें ताकि हम उनको नियुक्ति दे सकें। दूसरा, एक माननीय सदस्य का मानना था कि जब जमीन अधिग्रहित होती है और अधिग्रहण के बीच में अगर जमीन की रजिस्ट्री होकर ट्रांसफर हो जाती है तो कई बार मूल खातेदार को मुआवजा मिलता है, रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिलता। मैं अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण है तो नियमों में भी हम इसको देखेंगे कि अंतिम रूप से जमीन जिसके नाम थी उस व्यक्ति को मुआवजा मिले, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। बहुत से लोगों ने विकास कार्यों की बात की है, नगर पालिका क्रमोन्नयन की बात की है, नए नगर पालिका के निर्माण की बात की है। ये सारी ऐसी बातें हैं जिनके लिए कुछ नियम रेगुलेशंस बने हुए हैं। जो भी नियमों में आएगा हम यथोचित रूप से उनका क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे, आपकी मांग की पूर्ति करेंगे। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यूडी टैक्स के बारे में एक बात की थी, अभी वो उपस्थित नहीं है। मैं सदन के नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि यूडी टैक्स के सरलीकरण के बारे में राजाखेड़ा से आने वाले विधायक के साथ साथ आपके दिमाग में भी कोई योजना हो कि यूडी टैक्स का सरलीकरण इस प्रकार किया जा सकता है जिससे नगर निकायों की आय बढ़ सकती है, तो वो भी आप अपने सुझाव दें। इनके दिमाग में होते थे, ये अपने राज में करते थे। इनके राज में होती है। खैर, अब तो कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे जितना कुछ कर सकते हैं सरलीकरण करके इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई यूआईटी और स्कीम 13 के बारे में और एनसीआर से हटाने के बारे में बात की थी। एनसीआर का तो जब केंद्र और राज्यों के बीच कोई बात होगी तो प्रयास करेंगे। स्कीम 13 के संबंध में, स्कीम 13 के संबंध में मैंने आपके यूआईटी के अधिकारी को पहले ही निर्देशित कर दिया था, मांग आपने आज की है कि इसमें मुआवजे का पेज अटका हुआ था। मैंने अभी ये जो 12 तारीख का यह आदेश उसी परिप्रेक्ष्य में निकाला गया है कि इसके मुताबिक आप मुआवजे का निस्तारण करके उस योजना को क्रियान्वित करें। अभी जयपुर के आने वाले माननीय सदस्य ने आदर्श नगर से एक कच्ची बस्ती के बारे में अनुरोध अपना सुझाव दिया है। हम कोशिश करेंगे कि वन विभाग के डायवर्जन के लिए वन विभाग को भूमि के बदले भूमि और उसके विकास के लिए कुछ धनराशि वो जो भी मांगेंगे प्रयास करेंगे कि इसको भी हम जल्दी से जल्दी सुलझाएं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एसटीपी और कचरा निस्तारण के बारे में चर्चा की थी। किशनपोल से आने वालों ने चारदीवारी क्षेत्र में सफाई और सीवरेज में भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी। तो मैं हवा महल
से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चार दीवारी के सौंदर्यीकरण और दूसरे मामलों में बात की है। तो मैं जितने सुझाव आपने दिए उसके अलावा मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप अपना लिखित सुझाव भी भेजेंगे और शिकायत भी भेजेंगे। बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, मस्त रहो, सब दूंगा। हाँ, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने टोंक रोड के बारे में अखबार की खबर की चर्चा की थी। मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि फिलहाल इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। और सुन लीजिए, और जब तक ये विभाग मेरे पास है इस प्रकार की कोई योजना का क्रियान्वयन नहीं। अब चूंकि मैंने आपसे निवेदन कर दिया, पट्टों के मामले में अब मैं मेरे हिसाब से अगर कोई आरोप नहीं लगाऊं तो ज़्यादा ठीक है। मैंने आपकी अंतरात्मा पे सारा छोड़ दिया है और मैं ये उम्मीद जरूर करूंगा कि विधानसभा सत्र के बाद जब आप विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, नगरीय निकाय के क्षेत्र में कम से कम 50 पट्टेदारों से मिलकर ये जरूर पूछेंगे कि आपको पट्टा 501 रुपये में मिला है या 5,000 या 50,000 में मिला है, और फिर उसके बारे में मेरे से जरूर अवगत कराएंगे। ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा। रोज चलती हैं यार ये कोई अपन कोई आपस में करने थोड़े आते। मैं देखो, मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं इस सदन का ये कई बार का दृश्य देखता हूँ। मैं गांव का आदमी हूँ, गांव में पला बड़ा हूँ, खेतीबाड़ी और पशुपालन के बीच में बड़ा हुआ हूँ और पंचायत राज से मैंने राजनीति शुरू की है। लेकिन मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि सदन से ज़्यादा अनुशासन हमारे पंचायत राज की, जिसका मैं सभापति रहा हूँ, प्रधान रहा हूँ, एक बार नहीं दो बार, उससे ज़्यादा नहीं, आपसे 1000 गुना अनुशासन हमारे पंचायत समिति के साधारण सभा में रहता है। अब मैं आपसे निवेदन कर दूं, अब ज़्यादा नहीं कहूँगा कि जब अंतरात्मा पे मैंने आप पे सारा छोड़ दिया। मैंने अपने वर्जन में ये कहा था, आपसे निवेदन किया था, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। एक बार आप जो है तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों को भेजें और उसमें यदि आपको ये लगे कि वो टैक्स जो है वो उस तरह से है जैसे मधुमक्खी पुष्प का जो है मकरंद ले सकती है लेकिन उसको पुष्प को नुकसान नहीं पहुँचाती, यदि ऐसी योजना वहाँ है तो अध्ययन करने में कोई एतराज़ नहीं, और उससे निश्चित रूप से अपने नगरीय निकायों की जो आर्थिक हालत है उसमें सुझाव पर आप इस पर थोड़ा। मैं मेरे विभाग के अधिकारियों की एक टीम उन राज्यों के यूडी टैक्स के सिस्टम का अध्ययन करने के लिए उन राज्यों में भेज देंगे और वो जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के अनुसार हम आगे की कार्रवाई को संपादित करेंगे। अब बातें तो बहुत सी हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने में मुझे कोई सार नहीं लगता है, इसलिए मैं सीधी बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे संपुट लगाना नहीं आता और संपुट लगाने नहीं आता, इसलिए मैं सीधी सीधी बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है और कठिन परिश्रम से हम ये मुकाम, आप सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये मुकाम हासिल करेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। वो मैंने आपसे निवेदन कर दिया ना, आपके सुझाव आएंगे, मैं संशोधन, कानून में भी संशोधन करूंगा, नियमों में भी संशोधन करूंगा और साथ ही आवश्यक हो तो जुबैर खां का भी कंसीडर करना भेजने में।
साथ ही मैं एक बात और आप लोगों से निवेदन कर दूं, कर्मचारियों के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं। मैं मेरे विभाग के सभी अधिकारियों को यहीं से निर्देशित कर रहा हूं, कोई भी कर्मचारी एक शाखा में 3 साल से ज्यादा समय से जमा हुआ है, उसे दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया और 5 साल से ज्यादा समय से कोई कर्मचारी अधिकारी अगर प्रतिनियुक्ति पर है तो उसके मूल विभाग के लिए रवाना कर दिया जाए और नए व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर ले लिया जाए। मान्यवर, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में त्वरित गति से काम करना शुरू कर दिया है। वो प्रतिनिधि करे सर, प्रतिनिधि बहुत करे दूसरे डिपार्टमेंट। ये भोगेंगे अपने, क्या है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वित्त विभाग की प्रभारी उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी सहित हमारी टीम ने सच्ची लगन, निष्ठा और लगातार कठोर परिश्रम से तमाम चुनौतियों के बाद भी विकास के इन पड़ावों तक पर पहुंचने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। विकास यात्रा की चुनौतियों के संबंध में मैं इन पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, किश्तियाँ जहाँ जिद पर होती हैं। अब मैं सदन से निवेदन करूंगा कि चूंकि वित्त विभाग की प्रभारी माननीय उप मुख्यमंत्री ने बजट का पठन यहाँ किया था और आप सबको ये बजट भाषण की छपी हुई प्रति भी आप तक पहुंची है, इसलिए मैं बजट पे समय बर्बाद नहीं करते हुए पिछले 7 महीने में हमने क्या किया और हम आगे क्या नवाचार करने जा रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अब इसी नहीं वो जहाँ भी है वो देख रहे हैं, वो जहाँ भी है देख रहे हैं। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले 7 माह के महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों के बारे में हमारे कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने पूछा था। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 7 माह में हमारी सरकार में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 30,408 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं और पुरानी स्वीकृति के प्रधानमंत्री आवास जिनका निर्माण शुरू नहीं हो पाया था उनको मिलाकर हमने 43,141 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया एवं 18,673 आवास पूर्ण कर दिए हैं। साथ ही 434 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान राशि भारत सरकार से प्राप्त कर 378 करोड़ रुपए लाभार्थियों को वितरित भी कर दिए। अभी बात चल रही थी राजस्थान के मुख्य शहरों में 500 ही बसें संचालित किए जाने का जो निर्णय लिया गया है, आपको 2024 में ये बसें आपको जयपुर की सड़कों पर दौड़ती हुई और दूसरे शहरों की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। अमृत योजना ताली बजा रहे हो तो वन योजना के अंतर्गत 3 शहरों में 206 करोड़ रुपए के 3 सीवरेज कार्य पूरे किए तथा लगभग 888 करोड़ के 10 कार्य किए जा रहे हैं तथा 205 करोड़ रुपए के 4 जलापूर्ति के कार्य प्रगतिरत हैं। अमृत 2 योजना के अंतर्गत 29 शहरों में कुल 715 किलोमीटर सीवर लाइन डाली है, 12,000 सीवर कनेक्शन दिए हैं तथा 31 एसटीपी के कार्य किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 योजना के अंतर्गत 134 नगरीय निकायों में 458 करोड़ रुपए के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी
दो योजना के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले 58 शहरों में एसटीपी के निर्माण की डीपीआर के कार्यादेश जारी कर दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 योजना के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 23 नगरीय निकायों में भूमि का आवंटन, 15 नगरीय निकायों में भूमि का चिन्हीकरण पूर्ण एवं 14 नगरीय निकायों में भूमि का चिन्हीकरण प्रक्रियाधीन है। 17 शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही जयपुर में सेक्टर रोडों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक चीज मैं भूल गया, बीच में किसी माननीय सदस्य ने कुछ सेक्टर रोडों की बात उठाई थी, उसको भी मैं संज्ञान में लेकर यथाशीघ्र उसका भी निस्तारण करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैंने सब सुनिए, सुनो तो सही तो आप। अब आपने इस सदन के माध्यम से जितने सुझाव दिए, कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे लिखित में सुझाव दिए, उन सब का अध्ययन करके उनमें से जितने काम होने वाले होंगे, हम निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर कौन से को अत्यावश्यक है, कौन सा सेकंड लाइन का है, उसके आधार पर निर्णय लेकर हम उस पर भी बहुत जल्दी ही निर्णय लेंगे। अब आप चाहें तो मैं घंटे भर और बोल सकता हूं, और वरना आपकी इजाजत हो तो अब मेरा एक आखिरी निवेदन और कर दूं। जिसके पास भी कोई तथ्यात्मक शिकायत, दो शिकायत तो मेरे पास रोज सैकड़ों आती है, और उसमें से 2 आती हैं तथ्यात्मक, 98 आती हैं बिना तथ्य। तथ्यात्मक शिकायत आप करेंगे तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। अरे एक बोलो भाई, एक बोल रहे हैं, उसके बाद मंत्री जी, मंत्री महोदय 1 मिनट। ये कुछ इस तरह की जो है सुनने में आ रहा है कि शहरों में जो सेस जो लगता है बिजली पे, उपकर जो लगता है, उसका अब तक समायोजन जो बिजली शहरी जो बिजली जो है उसमें उनका समायोजन होता था। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको समाप्त करके और नगर पालिकाओं से उनका जो बिजली का जो खर्चा आता है उनसे वसूला जाएगा। यदि ऐसा होगा तो नगर पालिका और नगर निकाय में बहुत बड़ा बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा। तो क्या इस तरह की कोई स्कीम है जो बिजली उपकर जो अब तक के 10-15 पैसा जो चार्ज करते थे उसको शहरी बिल में जो है एडजस्ट कर रहे थे, और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको समाप्त करके क्षेत्र के बिजली के बिलों में, हाँ, बिजली उपकर जो लगता है बता रहा हूं, उसका एडजस्टमेंट उसी में हो रहा है। शहरी क्षेत्र के विद्युत खर्च का पैसा आपके बिल में जुड़ कर आता था, जिसमें से संबंधित डिस्कॉम जितने का बिल उस शहरी निकाय का होता था उतने पैसे काटकर अगर ज़्यादा कलेक्शन हुआ तो आपको शहरी निकाय को दे देते थे, और कम होता था तो आपसे मांग कर लिया करते थे। फिलहाल अभी इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन हो तो आप सुझाव देंगे तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे। संस्थाओं पे, निकायों पे खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि बिजली का खर्चा बहुत बढ़ गया। अब जवाब सुन लो भाई, अब जवाब कंटिन्यू करो, पूछ लेना। हाँ बोले दूंगा जवाब। सर, शहरों में जहां भूमाफियाओं ने जो कब्जा कर रखा है नगर पालिका की जमीन पर, सर इसे जल्द से जल्द मैं 1 मिनट सर, मैं मेरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा। उत्तर नहीं है, आपने पूछा क्या, आपको उत्तर दे देंगे। ये क्वेश्चन आंसर का मेरे पास विकास प्राधिकरण, यूआईटी, नगर परिषद, नगर पालिका और आवासन मंडल की जितनी भी भूमियां हैं, अभी हमने 10 दिन पहले ही
नागौर में हाउसिंग बोर्ड की 32 बीघा जमीन अतिक्रमणों से मुक्त करवाकर वापस हमारे कब्जे में लिए। और जैसे जैसे हमारे संज्ञान में कोई शिकायत आ रही है, हम हमारे किसी भी निकाय की 1 इंच जमीन भी किसी भी अतिक्रमी के हाथ नहीं लगने देंगे। हम उसका अतिक्रमण उठाकर हमारे निकाय के कब्जे में निश्चित रूप से करेंगे। कार्रवाई जरूर करियो साहब। अब मैं अरे ऐसे सभी उठोगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब पूरा हो जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन व मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन पारित की जाए। दूसरी भी माननीय मंत्री जी, दूसरी भी रख दीजिए। 2 मांगे हैं। दोनों कर दी मालिक। चल